चलो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ना अभी एक न्यूज दिखाता हूँ कि अहमदाबाद में अनंता यूनिवर्सिटी जो नई डिजाइन एक्ट से जो बच्चों की एजुकेशन लेकर आए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में है, तो चलिए सुनते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ के आए कल, वेल मतलब एजुकेटेड होके निकले। अब जो आप बता रहे हो कि हम एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, तो माँ बाप कहते नहीं, आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो पेरेंट्स को, उनको समझाते हो हमारे पास बच्चा है, हम इसको पढ़ा भी रहे हैं और टैलेंटेड के साथ साथ इसको क्वालिफाइड और इसके अंदर क्वालिटी भी दे रहे हैं। बेशक बेशक, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो मुहिम हमारी है ट्रेनिंग और अवेयरनेस क्रिएशन की, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे स्टेक होल्डर्स जितने हैं हमारे शिक्षा व्यवस्था में, जिसमें विद्यार्थी छोटा बच्चा जो है वो तो सीख रहा है, मगर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें शायद उतनी नहीं सीख पा रहा है, बेहतर इंसान नहीं बन पा रहा है। और उसके ऊपर प्रेशर माता पिता का है। माता पिता चाहते हैं प्रेम से कि बच्चा उनका बहुत फिनेंशियली सॉलिड हो जाए, उसको नौकरी लग जाए। और माता पिता भी स्टेक होल्डर है। आधी शिक्षा तो घर पर होती है, संस्कार घर में आ रहे हैं, और घर में भी भले ही माता पिता जितने भी पढ़े लिखे हों, ये तो अब बात आम हो गई है कि हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो नौकरियां हैं, आज जो जॉब्स हैं, वो कुछ तो पुराने जॉब्स खत्म हो रहे हैं और नए जो आने वाले हैं वो ऐसे आएंगे जिनकी शायद पढ़ाई अभी नहीं हो रही है। तो एक नई शिक्षण व्यवस्था की तैयारी करनी है जिसमें बच्चों को और मजबूत बनाना है, बच्चों को इंटरडिसिप्लिनरी बनाना है। सर, पंजाब का एक संताप है कि पंजाब के स्टूडेंट अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। आपको लगता है इस सिचुएशन में जो आप लेके आए हो या आपकी यूनिवर्सिटी लेके आई है वो स्टैंड करेगी? कोई बच्चा कहता है यार अब मेरा लड़का, मैं कहूँगा ये तो कनाडा जाके पढ़े, चाहे वहाँ पढ़ाई होती हो चाहे ना होती, और कनाडा चला गया तो पढ़ गया, समझ लो। ये हमारी सोच है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा जाके कि बच्चे उतने टैलेंटेड नहीं है। हाँ, हार्ड वर्कर जरूर है, काम जरूर सीख जाते हैं करना वहाँ पे। बच्चे पढ़ते लिखते नहीं वहाँ, लेकिन हाँ उनको एक डिसिप्लिन मिल जाता है कि यहाँ कमाओगे तो खा पाओगे। अपने यहाँ क्या, अपने यहाँ तो बच्चा घूम रहा है 35 साल तक भी वो माँ बाप के ऊपर ही रहता है। यहाँ यही बिल्कुल सही बात, यहाँ तो माँ बाप हैं। हमारा जो फैमिली सिस्टम है और सोसाइटल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था जो है, वहाँ पर कोई भी नवयुवक को जिसको नौकरी नहीं है उसको मदद मिल जाती है और उसको एक कहीं से संबल मिलता है, एक प्रोटेक्शन नुमा रहता है। वहाँ तो आप जानते भी नहीं है किसी को, और वहाँ कोई चारा नहीं है। आप अगर पढ़ने गए हैं तो बहुत मशक्क़त की बात है, वो बहुत आसानी से नहीं होता है। दूसरी चीज़, अब यहाँ इंडिया में ये हो रहा है कि जो विदेशों में शिक्षा मिल रही है जिसके लिए पहले लोग जाते थे, अब यहाँ भी कैंपस खुल रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं। जैसे अनंत ही में हमारी यूनिवर्सिटी में वी हैव 60 इंटरनेशनल पार्टनर्स। MIT है, येल है, पेन है, बॉस्टन आर्किटेक्चरल कॉलेजेस हैं, इंडिया में आपको IIT खड़गपुर हैं, और वहाँ से सारे लोग आते हैं पढ़ाने, हमारे स्टूडेंट्स भी जाते हैं। तो अब है कि ये एक नई शुरुआत है। ये आपको पिछले 10-12 सालों में इस तरह की व्यवस्था बनी है कि पहले जो आप करोड़ों रुपए देकर विदेश जाते थे, ऋण लेकर, लोन लेकर आप जाते थे, अब उन्हीं मेधावी छात्रों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि आपको कितने ऐसे VCU जिसका हम लोग से पार्टनरशिप है, वो भी यहाँ कैंपस खोल रहा है अहमदाबाद में, गांधीनगर में। तो ये कैंपस अब खुल रहे हैं और वहाँ से पढ़ाने की व्यवस्था जो बाहर थी अब यहाँ हो जा रही है, जो कम दाम पे। मगर साथ ही साथ अगर आपने ध्यान दिया हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अब कुछ आई हैं, जैसे अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी है, अशोका है बगल में, अशोका यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा है। ये अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लगभग बहुत कम समय में इन्होंने वही स्तर लगभग प्राप्त कर लिया है, और कम से कम एक 10वीं 1/10 द कॉस्ट ऑफ द फी दैट यू वुड पे फॉर स्टडिंग एल्सवेयर। अब समस्या क्या है, माता पिता को भी पता नहीं है कि वही भाई विदेशी कैंपस अब यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, वहाँ जो 1 करोड़ लगेगा यहाँ हमारा 30 लाख में हो जाएगा। उनको जानकारी नहीं है उतनी, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में।
और इसीलिए ये सबका दायित्व है। स्टेक होल्डर्स की जो बात हुई, तो आपने बिल्कुल कहा, केवल स्टूडेंट्स को हम नहीं बता रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, टीचर्स ही को केवल नहीं बताना है, माता पिता को बताना है, ताकि वो भी इस बदलाव में उतने ही शरीक हों। वो समझें कि उनके बच्चे कितने मेधावी हैं, कितने टैलेंटेड हैं, और ये समस्या को बदल सकते हैं। क्योंकि इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है। माता पिता नहीं जानता और उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। पानी ही जब नहीं रहेगा, क्या जॉब कर रहे हो यार। अभी हमको एक ऐसी आर्मी बनानी है इन छोटे बच्चों की, जो 10 साल में बड़े नवयुवक हो जाएंगे। इनको इतनी ट्रेनिंग देनी है ताकि ये क्राइसिस से वो मुक्ति पा सके। तो उनको भी साथ लेकर चलना है, उनको बताना है कि ये डिजाइन एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, ये चीज क्या है। हमको प्रिंसिपल्स को बताना है जो करिकुलम बनाते हैं, कि वो पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुरानी शिक्षा का जो तरीका है उसको हटा करके अब हम ये देखें कि आज के युग में जरूरत क्या है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और हम लोग घबराए हुए हैं कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये सब जो है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का, ये सब जो है, इससे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। सही बात है, इसमें कुछ तो होगा कि सोचने की कवायद उतनी शायद बच्चों के बीच नहीं होगी, मगर अब आपको अपनी दृष्टि बदलनी है। और रियलिटी ये है कि आपको उसके उपयोग के बिना आने वाले समय में फायदा नहीं है। दैट दिस विल बी अ रिक्वायरमेंट। पुराने जमाने में आप लोग को याद होगा, हम लोग के लिए टाइपिंग कितना जरूरी था। शॉर्ट हैंड, कुछ नहीं करो बच्चे तो ये सीख लो, टाइपिंग सीख लो, शॉर्ट हैंड सीख लो। अब कौन करता है? दैट इज गॉन रहा है। वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ज्ञान देना है वो सारा आपको प्राप्त हो जाएगा एक मशीन से, एक टच में। तो अब आपके पास, पहले हम लोगों को अगर 10 किताबें पढ़कर 4 नई चीजें पता लगती थी, तो अब तो आपने टाइप किया, तुरंत आपको मिल गया। रिसर्च मेडिसिन में पहले वैक्सीन बनाने के लिए आप जो 10 साल लगाते थे, इसकी खोज, उसकी खोज, इसकी खोज, अब आपके पास एआई में आ गया पूरा जेनेटिक्स, पूरा कोड है, कोडिंग है। एक बीमारी, इस जर्म का क्या कोड है, आपको अब माइक्रोस्कोप में नहीं देखना, वो सीधा बता देगा आपको। तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है। आर वी प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग? तो ये बताने से होगा और लिखने से होगा। एक चीज और मैं बताऊं, बहुत नई चीज है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद तो हो गया अंग्रेजों से, मगर हमारी अंग्रेजियत तो आज तक बनी हुई है। जो अंग्रेजी बोल लेता है वो हमारी नजर में बहुत इंटेलिजेंट है और साहब है। एक अंदर से हम उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले के प्रति हमारे अंदर सम्मान बढ़ जाएगा। हाँ। अब देखिए, ये एक कॉलोनाइजेशन का प्रभाव अभी तक है, मगर देश को इससे कितना नुकसान हुआ, ये इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। और हम लोगों ने क्या किया उसके बारे में। 47 से लेकर के आज तक जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ सिविल सर्विसेज और आईआईटी वगैरह को छोड़कर, जो आम संस्थानों की जो परीक्षाएं, एंट्रेंस परीक्षाएं जो होती हैं, जिसमें बच्चों की प्रतिभा, उनके टैलेंट की जांच की जाती है कि भाई तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने हुनरमंद हो, कितने समझदार हो, चलो इसकी एक हम जांच करते हैं। और 1947 से लेकर के आज तक आप देखेंगे कि लगभग 90% से ज्यादा प्रतिशत जो इंस्टीट्यूशंस हैं एडमिशन के लिए, वो किस भाषा में करवाते हैं एग्जाम? एंट्रेंस एग्जाम, इंग्लिश में करते हैं जी। अब प्रश्न ये हम लोग बात क्या करते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सबके लिए है। आपने धर्म निरपेक्षता की बात की, आपने क्षेत्र निरपेक्षता की बात की, सारी निरपेक्षताएं हैं। आपने रिजर्वेशंस भी इंट्रोड्यूस किए, जाति के नाम पर, आर्थिक स्थिति के लाभ पर, आधार पर, सब चीजें हुई। मगर आप एक चीज भूल गए, ये जब अपॉर्चुनिटी देने का अवसर आता है और आप कहते हैं कि भाई अंदर मैं उसी को बुलाऊंगा जो ये परीक्षा पास करेगा, आप ये भूल गए
कि 90% आबादी हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं जानती है। Did we know that? I think we know that. But if we care to, do a bit of research, then we discover कि ये परीक्षाएं जो हम करवा रहे हैं ये केवल 10% आबादी के लिए भाई, और आज से नहीं, more than 70 years this is what we have been doing। इसका मतलब पंजाब में जो पंजाबी बोलता है बच्चा, अंग्रेजी नहीं जानता है, वो बेवकूफ है। बंगाल में जो बंगाली बोलता है, अंग्रेजी नहीं आता है, वो बेवकूफ है। वो आप इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपसे सवाल अंग्रेजी में पूछेंगे। हाउ इंक्लूसिव इज आवर एजुकेशन? क्या हमने इस पर विचार कभी किया? ये बात कौंधी कि हम डिजाइनर्स को यहां ला रहे हैं जो समस्याएं सुलझाएंगे, और हम लोग केवल अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को ये अवसर दे रहे हैं। और तब लगा कि ये नाजायज है, ये गलत बात है, ये इंक्लूसिव नहीं है। हमको एंट्रेंस एग्जाम हमारे, और उसके बाद पढ़ाई और उनकी अप्रेजल, ये भी उनकी भाषा में होनी चाहिए। और हम लोगों ने शुरू किया मल्टीलिंगुअल एंट्रेंस एग्जाम। तो अभी फिलहाल हम लोग 10 भाषाओं में केवल ये परीक्षा देते हैं, और उन जो बच्चे आते हैं जिनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है या नहीं है, मगर वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, वो पंजाबी में एग्जाम देते हैं, वो बंगला में एग्जाम देते हैं, वो गुजराती में देते हैं, वो आपको 10 अलग मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, जितनी भाषाएं हैं उसमें एग्जाम देकर, अपनी भाषा में एग्जाम देकर, प्रतिभा को दिखाकर वो तब अनंत में आते हैं। और ये सब संस्थानों को करना चाहिए, केवल हमको नहीं करना चाहिए। और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं सर, कि सबसे बड़ी आबादी, यंग पॉपुलेशन इंडिया में है 25 से लेकर 27 वर्षों की, और इसका लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा भैया? वो जो आपने 75% पॉपुलेशन यंग आपकी पॉपुलेशन है, उसमें 90% तो आपने ऐसे ही उसको छोटे मोटे अवसर ही नहीं दिया ताकि वो बेस्ट एजुकेशन उसको मिल सके, बेस्ट सपोर्ट मिल सके। So this is something that we can talk about. We are taking this initiative, and it's a part of that initiative that I am here reaching out to schools. यहाँ आने का मकसद है, पंजाब में बुलाया गया है, और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं उनको मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, गांव में भी जा रहा हूँ, यहाँ जो स्कूल हैं शहर में उनमें भी मैं आज जा चुका। तो लगभग 6-7 स्कूलों में जाकर के वहाँ प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से मिलकर उनमें कम से कम ये कौतूहल, ये समझ के डिजाइन भी कुछ होती है। डिजाइन का मतलब अलंकरण और ब्यूटिफिकेशन नहीं है। लोग यही समझते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, डिजाइन पढ़ रहा है, इसका मतलब लोग समझ रहे हैं कि वो फेस पेंटिंग करता होगा, मेहंदी लगाता होगा, चीजों को सजाता होगा। बिल्कुल नहीं। डिजाइन इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन व्हिच इंटीग्रेट्स ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स। इट्स अ मेगा डिसिप्लिन। हम लोगों का यह दुर्भाग्य रहा है हिंदुस्तान में कि हमें इसकी समझ नहीं रही है। विदेशों में पढ़ाई होती है बचपन से, और वही पेडागॉजी है, वही अप्रोच है पढ़ाने का, राइट। वहाँ का बच्चा जो है, जो बिजली से पढ़ता है, वो अपने घर का इंस्टॉलेशन खुद कर लेगा, बिजली का प्लम्बिंग कर लेगा खुद। हमारे बच्चों से करवा के दिखा दीजिए, हमारा बच्चा आपको रट करके पढ़ लेगा, जवाब लिख देगा, और उसको नंबर आएंगे, और माता पिता भी खुश, स्कूल भी खुश। मगर अब ये है कि डिजाइन को हमको समझना होगा, और उसको बचपन से ही बच्चों को उससे परिचित कराना होगा कि जो तुम सीख रहे हो उसके उपयोग से तुम काफी चीजें सुलझा सकते हो। यही उद्देश्य है यहाँ आकर स्कूलों में जाकर डिजाइन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। सर, हम स्कूलों में तो जा रहे हैं, सरकार को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में अवेयर करना चाहिए ना। सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त करे। सरकार तो भाई पढ़ा रही है, CBSE वगैरह जो सिलेबस है, भाई सारे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों बच्चे भाई एक ही तरफ चल रहे हैं, भेड़ों की तरफ। बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए एक व्यवस्था बनी हुई है, और मेरे अपने अनुभव में, और आपने भी ये देखा होगा, सरकार से जाकर आप मांगे तो चीजें अमूमन मिलती नहीं है। अक्सर आपको ये एक ऑल्टरनेट सिस्टम के माध्यम से ये प्रूव करना होगा कि मेरी ये दवा काम कर गई। तब आपके हाथ में 2 साल 3 साल में ये है कि अब देखो यार ये काम कर रहा है, ये छोटे बच्चों ने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा दी। और पढ़ाई करते के क्रम में इन्होंने जो साइंस को पढ़ा
उसका उपयोग किया 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड देन यू हैव अ केस स्टडी सिद्ध करने के लिए, और प्रेशर तब आएगा सरकार पर कि ये बदलना होगा। तो जो हमारा सिलेबस वगैरह है, जैसे ग्रेजुएशन करते हैं +2 के बाद, वो अपना इंडियन जो है यूनिवर्सिटी वाला यूजीसी वाला के अलग से बना रखा है आपने? नहीं, हम लोग की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट इसलिए है, यूजीसी का सिलेबस नहीं होता है। यूजीसी की कुछ मांग होती है कि आप पढ़ाने की आड़ में बेईमानी न करें। आपका कैंपस कैसा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप नियम कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं, तो ये हम लोग पूरा कर रहे हैं। यूजीसी के जो नियम कानून है, उनकी शर्तें जो उसको हम लोग मानते हैं। मगर हम लोगों को ये स्वतंत्रता होती है कि हम बदलते हुए परिवेश में, आज जो जमाना बदल रहा है उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग करिकुलम को भी बिल्कुल आज का रखते हैं। और एक बात मैं इस क्रम में और बता दूं, आपको खुशी होगी, अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी ही एकमात्र यूनिवर्सिटी है अभी हमारे देश में जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर बीटेक अंडरग्रेड प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। बैचलर्स प्रोग्राम है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर। कोई संस्थान नहीं है जो इस विषय को पढ़ा रहा है। 3 साल हो गए, इस उम्मीद में हमने और संस्थानों से भी ये गुजारिश की कि आप शुरू करें, तो ये हो नहीं पा रहा है। अब ये ऐसा विषय है जिसको आज के बच्चों को जानना ही जानना है। हम लोग तो निकल जाएंगे कुछ सालों में, मगर इतनी बड़ी समस्या छोड़कर जाएंगे आज छोटे बच्चों के लिए। और ये तो इतना तो हम लोग बर्बाद तो कर दिया हमने पृथ्वी को, अब कम से कम इतना तो करें कि भैया तुम ये पढ़ो, ये सीखो, ताकि अगले 5 सालों में तुम इतना तैयार हो जाओ कि इस समस्या से जूझ सको। तो ये इनोवेशन, ये करिकुलम, ये हमको स्वतंत्रता है, और कहीं नहीं है, हमने किया। तो इसकी डिमांड है मार्केट में? जैसे प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर जब बच्चे कोई करते हैं पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज मिल जाता है AMT से। पैकेज के भी जान बचाना है, वो जिंदा रहना है अभी। और ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी समस्या है जिसका इस्तेमाल जितनी इंडस्ट्रीज हैं सब में होगा, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो अभी तो ये बदलती हुई परिस्थिति है। आज जो स्थिति है 1.6 या 1.8 डिग्री अबव इंडस्ट्रियल नॉर्मल, जो टेम्परेचर हमारा बढ़ा है, 5 वर्षों में हो सकता है क्या हो जाए। पानी जो पिघल रहा है, बर्फ जो पिघल रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, फ्रीक वेदर इवेंट्स, इनसे जूझा कैसे जाए, इसके लिए करिकुलम भी हर 6 महीने पर बदल रहा है कि नहीं, अब वो पुराना रिसर्च उतने काम का नहीं है, नया रिसर्च हम लोगों को लागू करना है, उसकी पढ़ाई करनी है। पेड़ की भी गल की, पेस्टिसाइड की गल भी की कि चलो अवेयर है यूनिवर्सिटी इस पॉइंट ते कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। पर ये पैरलल जे आप यूपी और बिहार की गल करिए, जिथे हर घर दे विच यूनिवर्सिटियां ने जिहड़ियां कि प्रॉपरली लोग बच्चियां नूं मिसगाइड जाली सर्टिफिकेट दे के कर रही हैं। ठीक है जी, एक ये सवाल कि बारे। सैकेंड कि अज बहुत सारे साडी जिहड़े तुसीं पंजाब च भी आए हो, हालात ये ने कि इन्ने पैसे ही नहीं है लोगों को कि वो अपने बच्चों नूं, अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता नहीं बना सकते, डॉक्टर बनना चाहता नहीं बना सकते, खर्चा ज़्यादा है। तो ਉਹਦੇ वास्ते अनंत यूनिवर्सिटी की कर सकती है। और सैकेंड कि मतलब कि हालात ये ने कि अवेयरनेस की तुसीं गल ठीक की कि जो पानी नहीं रहेगा 22 तरीक नूं तुहानूं शायद तुहानूं पता ही है कि 22 अप्रैल नूं वर्ल्ड अर्थ डे है। जो साडे बच्चे किन्ने को अवेयर ने, साडे तो इत्थे ये हो गया हुण मिशनरी जिहड़ा सवाल ये भी आ रहा कि जिहड़े मिशनरी हो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस ने, वो कोई अपने अपने धर्म का प्रचार, वो उन्होंने यह कि साडे धर्म प्रचारक बन के निकलन, ना कि साइंटिस्ट बन के निकलन। ठीक है जी, ये सारा कुछ अच्छा, तो एक एक करके पहला जो आपने पूछा कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिनके पास मेरिट बहुत है और मगर उतनी राशि नहीं है, फिनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रांग टू गो फॉर द बेस्ट एजुकेशन। और आपने पूछा कि अनंत इनके बारे में क्या कर रहा है ऐसे बच्चों के लिए, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर उसमें फिर हम लोग थोड़ा अलग हैं। और
ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और हमारा जो मिशन है कि आज का युवा वर्ग जो है उसमें प्रतिभा अगर है तो वो किसी भी हालात में अच्छी पढ़ाई से, अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता है। एंड वी प्रोवाइड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड, ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको स्कॉलरशिप दूंगा, आपकी क्या ज़रूरत है। और हर साल 1/4 एडमिशन्स जो होते हैं हमारे यहाँ वो 100% स्कॉलरशिप पर होते हैं। और नीड बेस्ड का मतलब हुआ जैसे आप मान लीजिए कोई डेली वेज अर्नर है तो उसके लिए तो 100% है जी। आपको उस बच्चे को अगर हमने देख लिया एग्जाम में कि आप में बिल्कुल कुव्वत है तो आपको कुछ नहीं फी देना है, हॉस्टल भी मुफ्त है, भोजन भी मुफ्त है। तो इसी तरह से 100% स्कॉलरशिप। कोई मान लीजिए प्रोफेसर, ये कॉलेज में टीचर है तो 75%। अब कोई करोड़पति है तो उसको कोई रियायत नहीं, उसको कोई फीस नहीं। तो इसी तरह से हमारे 4-5 स्लैब्स हैं स्कॉलरशिप के और हर साल 100% स्कॉलरशिप 1/4 स्टूडेंट्स को मिलती है। रही बात ये चोर बाजारी की, तो वो बिहार यूपी में ही नहीं, वो हर जगह है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, वो हर जगह है, वो यहाँ भी है, पंजाब में भी है। तो वो तो हमारे ऊपर ये है कि भाई बच्चे को मैं स्कूल में दाखिला भी दिलवा दूं और बच्चे से कोचिंग भी करवा लूं, वो प्रिंसिपल से बात करके कि उसको आप ये ऐसे कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो ये झमेला हर जगह है। और जहां इंसान के अंदर इस तरह की भावना रहेगी कि मैं कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा लूट लूं, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। इसका समाज ही सुधार इसमें कर सकता है। तो मगर वो बहुत अच्छी चीज़ थी। हाउ डू वी सपोर्ट मेरिट इन स्पाइट ऑफ financial constraints? We offer need-based scholarships and to the tune of 100%. And each year there are 25% students of Anant who are on scholarship support. So, आज क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे जो आज के बोलते हैं? Dr. Anunay Chaube, Provost, Anant National University, Ahmedabad. पंजाब मेरा आना हुआ है अनंत की तरफ से, अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्कूलों में यहाँ जो स्कूल्स हैं, भारती फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं लुधियाना में और इर्द गिर्द इलाकों में, उसके छात्रों, टीचर्स, माता पिता और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, उनके बीच डिज़ाइन थिंकिंग की समझ पैदा करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, और साथ ही साथ ये बात इन लोगों को स्पष्ट करना कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी मिलना नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम अपने को शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में। और हमारे छात्रों में जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत प्रतिभा है और स्कूलों का दायित्व इस प्रतिभा को, उनकी रचनात्मकता को, उनकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाना है और उसके माध्यम से समाज की समस्याओं को सुलझाना है। तो यहाँ आकर मैंने स्कूलों में वर्कशॉप्स कराए, लेक्चर हुआ ऑन डिज़ाइन थिंकिंग, इस उम्मीद से कि बच्चों की प्रतिभा और निखर कर आएगी और उसकी मदद से हमारे समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो दूर हो पाएंगी। कितने स्कूलों को कवर किया आपने? आज मैंने 2 स्कूल्स विज़िट किए और आने वाले 2 दिनों में 4 और स्कूल्स विज़िट करने हैं। आज मैं गया, पहला था सतपाल मित्तल स्कूल, और बहुत प्रभावित हुआ वहाँ के बच्चों की प्रतिभा को देखकर, उनकी समझदारी और उनके सवालों को सुनकर, वहाँ के शिक्षकों कितने अपडेट हैं उसको देखकर। और फिर दूसरा स्कूल हम लोग कहाँ, सत्य भारती हाई सेकेंडरी स्कूल शेर कलां, वहाँ गए। वो भी बहुत प्रभावशाली स्कूल है। वो एक दूसरे तबके के बच्चों वहाँ आते हैं, मगर प्रतिभा में कोई कमी नहीं है और उनमें उत्साह भी डिज़ाइन के प्रति काफ़ी दिखा। तो यही उम्मीद है कि आने वाले 3 दिनों में, जो मैं लुधियाना में हूँ, उसके बाद मैं अमृतसर में हूँगा, वहाँ भी स्कूलों में जाऊँगा, वहाँ भी ये एक्साइटमेंट, उत्साह, डिज़ाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर बना रहेगा। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों
एक तरह से तो यही मैंने बताया कि ये हम लोग जो सब ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स भी समझते हैं कि शिक्षा में जो एक पेडागोजिकल अप्रोच रहा है, पढ़ाने का तरीका रहा है, वो बदलना है। और स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको हमें और बढ़ाना है, मजबूत करना है उनको, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी रचनात्मकता को, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, न कि केवल एक ऐसी पद्धति शिक्षा की हम रखें जिसमें बच्चों को रटवा कर हम केवल ग्रेड्स या मार्क्स दिलवाते हैं। तो उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला बच्चों को, वो बहुत खुश थे, टीचर्स भी बहुत खुश थे कि अब बच्चों को डिज़ाइन के माध्यम से अपना जो हुनर है, अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा।